हेलो एंड वेलकम टू द अनदर क्लास एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। सेफ रहें, अच्छे से मनाएं, दिवाली को सेलिब्रेट करें और बाहर भी दिए लगाएं और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश जो है अपने अंदर जलाएं। ठीक है जी, वंस अगेन हैप्पी दिवाली फोक्स। क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग जो हैं वो पार्ट्स, शेड्यूल और आर्टिकल को पढ़ेंगे। अब संविधान का जब पहली बार तुम संविधान को ओपन करोगे एज अ बुक, तो आप किसी भी किताब में देखते हो। फॉर एग्जाम्पल यार, तुम कोई भी किताब उठा लो, जैसे कि आपके पास ये मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है, किसका? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किनका है? महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, सभी को पता है, बहुत फेमस किताब है। अब इस किताब को फर्दर महात्मा गांधी जी ने कुछ हिस्से में डिवाइड किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले पार्ट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बचपना, जो अपना बचपन होगा बेसिकली, देखो इसमें लिखा भी है, बर्थ एंड पैटर्न एंड चाइल्डहुड, चाइल्ड मैरिज, ये मतलब इनका बचपन का जितना भी हिस्सा है वो पार्ट 1 में इन्होंने मेंशन किया होगा। फिर उसके पार्ट 2 में एजुकेशन के बारे में, फिर पार्ट 3 में, पार्ट 4, 5, 5, इस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को इस किताब में मेंशन किया गया होगा पार्ट्स के रूप में। सिमिलरली अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है यार, देश के लॉज है इसमें सबसे बड़े। क्लियर है। अब जब बात करते हैं संविधान की, तो संविधान में भी आपने कुछ हिस्सों में संविधान को तोड़ा। जब संविधान का आपने डिवीज़न किया, तो संविधान का डिवीज़न प्राइमरी हम 3 हिस्से में देखते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पार्ट्स होते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं, फिर शेड्यूल आते हैं। अब क्या है, जब पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स वही हैं। पार्ट बेसिकली आपके संविधान में आपके पास टोटल आज आपके पास कितने भाग है? 25 भाग है, लेकिन ओरिजिनली 1950 में 22 भाग थे। क्लियर है। एक बार देख लेते हैं भाग होते हैं बेसिकली। सबसे पहले आपके पास कितने पार्ट्स हैं? आपके 25 पार्ट्स हैं। स्टाइलिश मेरा आज काम नहीं कर रहा, तो साथ में लिखते रहना आप लोग, ठीक है। 25 पार्ट्स हैं। जब 25 पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आपने संविधान को 25 भागों में तोड़ा हुआ है। तो भाग 1 जो है उसमें आपने यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बताया, कि संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। उसके बाद पार्ट 2 में आपने सिटीजनशिप के बारे में बताया, नागरिकता किस तरह से मिलेगी, नागरिकता कैसी चली जाएगी, ये सारा पार्ट 2 में है। अब जब उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है भाई। फंडामेंटल राइट बोले तो आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है? भाग 3 में। और उसके भाग 4 में DPSP, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं। तो इस तरह से आपने हर हिस्से को डिवाइड कर दिया है। अब इसको ना ओरिजिनल देखते हैं हम लोग। तो चलो ये तो हो गए पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स के अलावा क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखो यार, इन्हीं पार्ट्स को एलेबोरेट किया फर्दर। आर्टिकल बोले तो जैसे यूनियन एंड टेरिटरी आपका भाग 1 है, तो भाग 1 में सबसे पहला आर्टिकल भी होगा। अब भाग 1 में ना 1 से 4 आर्टिकल है, ये फर्दर डिवीजन है आपका, कि आपने और क्लियर करके बता दिया कि अच्छा देखो यार, ऐसा होता ना कि कोई पूछे आपका गाँव कौन सा है, तो आप बोलते हो कि मेरा गाँव ना ये वाला है, ठीक है। कोई आपसे उसके बाद गाँव में घर पूछ ले, ठीक है, या फिर ये उल्टा हो गया थोड़ा, कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हो, तो बेसिकली आप अपनी ज़िले का नाम बता दो, ठीक है। उसका वो और प्रिसाइज पूछे कि और ज़िले में कहाँ से भाई, तो आप क्या हो सकता है, तहसील का नाम बता दो, या कोई फेमस आपकी हो सकता है आपकी पंचायत का नाम बता दो, ठीक है। और प्रिसाइज पूछना है, तो इट मीन्स वो प्रिसाइज जैसे जैसे होते जाओगे तो आप और डिटेल करते जाओगे। तो इसीलिए इसमें यूनियन और टेरिटरी का तो जिक्र है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में फर्दर आर्टिकल्स है भाई। आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये पार्ट 1 का भाग है, भाग 1 का हिस्सा है ये। आर्टिकल 1 बात करता है आपके भारत, दैट इज़ यूनियन, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। तो नाम बताएगा पार्ट 1, ठीक है। वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, वो बताएगा, वो उसको कल देखेंगे हम अच्छे से। आर्टिकल 2 में बात की जाएगी कि कोई नई स्टेट एडमिट कर रहे हो तुम इंडिया में, तो किस तरह से करोगे, आर्टिकल 2 बता देगा। आर्टिकल 3 बताएगा कि अपनी ही स्टेट के अंदर जब तुम विभाजन करोगे, या अपनी ही स्टेट की जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ऑलरेडी, उनका आप हो सकता है कि उनका एरिया कम कर दो, बढ़ा दो। उदाहरण के तौर पे आपने उत्तराखंड जो है वो कहाँ से निकला है? यूपी से निकला है, तो उसको हम वहाँ से निकाल करके ला गए। उस तरह से आपने पंजाब जो है, ठीक है, पंजाब को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया था, उसमें से हरियाणा पंजाब से निकला हुआ है, चंडीगढ़ यूटी बना दी। तो वो सारा बेसिकली क्या है आर्टिकल 3 में, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा मैं। आर्टिकल 4 में बताया कि जो कानून यहाँ तुम संविधान के आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंजेस करोगे, वो आर्टिकल 368 होता है, एक बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, इसमें जंप नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपने डिटेलिंग कर दी पार्ट्स में, और डिटेल आर्टिकल आपने मैंशन कर दी। अब दोस्तों बात आती है शेड्यूल की। तो आपके दिमाग में आएगा ये शेड्यूल क्या हुआ? फिर शेड्यूल यार पता क्या होता है? आप मान लो यहाँ पे ना एक पार्ट 9 है संविधान में, जैसे चलते जाओगे ना, एक पार्ट 9 आता है जिसमें कि आप पंचायत की बातें बारे में बात करते हो, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेड्यूल को समझने के लिए पार्ट 9 को समझो। पार्ट 9 में आपके पास आपने पंचायत का जिक्र किया है कि आपके यहाँ पे पंचायत होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत जिसको बोलते हैं, वो होगी पार्ट 9 भाग 9 में। क्लियर है। उसके लिए आर्टिकल भी होंगे कुछ, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, आर्टिकल 243। अब यार इसको ना फर्दर आपने क्या किया, पंचायतों को और एलेबोरेट करने से, मतलब अब यहाँ पे अगर पार्ट्स में रखते तो आपका संविधान ऑलरेडी बहुत बल्कि है।
उसको और कितना बल्कि कर दोगे। तो आपने क्या किया, जो चीज़ें रिपीट हो रही थी या जो जिन चीज़ों को ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता ज़रूरत थी, उनको आपने कहाँ पे डाला, उनको शेड्यूल में डाला। और शेड्यूल आपने कहाँ डाली, संविधान के बिल्कुल एंड में जा करके। आप समझे। तो शेड्यूल आपके संविधान में कुछ लिखी हुई चीज़ों का विस्तृत जो आपका विवरण है वो आपको शेड्यूल में मिलेगा। जैसे कि पंचायत, तो पंचायत के लिए आपने शेड्यूल पार्ट तो 9 डाला, वहाँ पे भी लिखा होगा। उसी के साथ साथ आपने उसकी डिटेलिंग के लिए शेड्यूल डाला, और शेड्यूल इज़ योर 11th शेड्यूल भाई। जो 11वां शेड्यूल है उसमें अपने 29 सब्जेक्ट दिए हैं किसको, पंचायत को। अब ये 29 सब्जेक्ट क्या होंगे, कैसे लॉज बनाएंगे, कौन कौन से लॉ एरिया इनके अधीन आएंगे, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। उसी तरह से आपका एक अनुसूची आती है 7वीं अनुसूची में आपने फेडरल का जिक्र किया है, उसको डिटेलिंग में देखिए। अब समझ गए तुम कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है। आपका संविधान जिस टाइम बना था दोस्तों, उस समय आपके संविधान के पास मात्र 22 पार्ट थे, ठीक है। और आज वो देखो तो आज आपके पास पार्ट्स कितने, आपके आज के पास 25 पार्ट हैं, तो पहले कितने थे, 22 पार्ट हैं। क्लियर है। तो आपने अपने संविधान में चेंजेस किए। इट मीन्स आपका संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, जिंदा डॉक्यूमेंट है ना। आप भी जिंदा हो तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी, ठीक है, कुछ बुराइयाँ होंगी। बुराइयों को हटाने की कोशिश करोगे, अच्छाइयों को और अच्छे से अपनाओगे। क्लियर है। तो इसी तरह से आपके संविधान में भी कुछ चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत उस समय थी तो रख ली, आज नहीं है तो हटा दी। तो आपका संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम भी करता है। नेक्स्ट वी हैव शेड्यूल्स। व्हाट इज शेड्यूल, शेड्यूल तुमको बता दिए कि आपकी डिटेलिंग की बेसिकली है ना, उसको बाहर रखा गया हुआ है, संविधान के एंड में है। अब शेड्यूल जो है उस समय थे 8 जब संविधान डाला, आज कितने 12। और आज की क्लास में तुमको मैं ये शेड्यूल की जानकारी अच्छे से दूंगा कि कौन से शेड्यूल में क्या है, किस शेड्यूल में क्या है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और रही बात आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल पहले थे भाई 395, अभी आर्टिकल इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, 448 के आसपास हैं, तो उसको अपना देख लेना है। तो ये डिटेल हो गया हमारा संविधान के बारे में कि संविधान में आर्टिकल का क्या मतलब हुआ, पार्ट्स का क्या मतलब हुआ और शेड्यूल का क्या मतलब हुआ। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा चीज़ों को। पार्ट्स बोले तो आपके संविधान के वह हिस्सों में आपने अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया है। अब पार्ट्स को अच्छे से समझो। ये देखो यार, ये आपके संविधान की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो लिया गया है। अब इसको देखो कितना ब्यूटीफुली, अब पता तुमको ये हैंड रिटन है, ठीक है, हाथ से लिखा गया है। कितनी ब्यूटीफुल राइटिंग है इनकी, है ना। और हमारी देखो राइटिंग, ठीक है। ये देखो ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग है किसकी, तो इनको जो इंग्लिश वर्जन है इसको कैलीग्राफ किया गया था, लिखा गया था बेसिकली। ये हैंड रिटन है और ये लिखा गया था प्रेम, लिख लो, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। एक ही इंसान का नाम है शायद, है ना, रायज़ादा, हाँ एक ही होगा हैंड राइटिंग, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, तो एक ही इंसान है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा साहब। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके संविधान की कैलीग्राफी की है, आपके संविधान को हैंड रिटन लिखा गया इंग्लिश वाला वर्जन। और ये लिखा गया तो देखो फॉन्ट के साइड इटैलिक फॉन्ट है, ठीक है, पूछ लिया सकता है, तो ये याद रखना है। हैंड रिटन लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जी द्वारा इटैलिक फॉन्ट में। क्लियर है। अब इसमें देखो उसका डिज़ाइन भी दिख रहा होगा आपको, ये जैसे कि ये हम्सी बनी हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बुल, ठीक है जी। और देखो ये डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है आउट इसकी बॉर्डर्स पे। ये देखो राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण जी की ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है इसको। ये पार्ट है, देखो ये फंडामेंटल राइट में तीसरे पार्ट में दिया गया है। तो ये देखो ब्यूटीफुली कितना सुंदर जो है इन्होंने बनाया गया। क्लियर है। अब देखो जो लिखा गया है वो तो प्रेम बिहारी ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सके तो याद कर लेना, लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण दादा। और ये ब्यूटीफाई किसने किया, ये डिज़ाइन किसने बनाया हुआ साइड में, ये बनाया आपके पास शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, ठीक है। शांति निकेतन जो है उनके आर्टिस्ट थे, उनका नाम था नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस। तो याद रखना कि कैलीग्राफी जो है वो प्रेम जी ने की और नंद जी ने क्या किया, इसको डिज़ाइन कर दिया बाद में, बस। तो ठीक है, तो ये तुम याद कर लेना। अब ये पार्ट्स हैं सारे, देख लो, ये ओरिजिनल कॉपी है। डीपीएसपी देखो किस तरह से दिख रहा है आपकी, ये क्या है, ये आपके पास है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी जी को लगाया गया है। डीपीएसपी में किन को लगाया गया, ये डीपीएसपी में ये है रथ है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान और अर्जुन जी को वो डिपिक्ट किया, अपना कुरुक्षेत्र का वॉर है शायद, है ना, उसको दिया गया जब वो गीता बताते हैं उनको। और ये सुभाष चंद्र बोस जी जो मिसलेनियस पार्ट को वो रिप्रेजेंट किया। पार्ट्स को इन डिटेल देखेंगे, पर एक बार तुमने गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसको पार्ट्स को ही पढ़ने जा रहे हैं, अगली क्लासों में पार्ट्स ही पढ़ेंगे। पहले कल से साइड पहला पार्ट में करवाना स्टार्ट कर दूँ। शेड्यूल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आज कर लेंगे। शेड्यूल की मैंने तुमको बात बता दी कि पार्ट्स में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अब पार्ट्स की बात करें तो ओरिजिनली कितने पार्ट्स हैं आप लोगों के पास, ओरिजिनली आप लोगों के पास कितने पार्ट्स हैं, ओरिजिनली लिखूँगा, चलो यहीं पे लिख लो यार। ओरिजिनली आपके पास थे शेड्यूल थे, सॉरी 8। क्लियर है। अब शेड्यूल की जब बात की जाएगी तो शेड्यूल में आपका पहला शेड्यूल है वो बोलता है, प्रथम अनुसूची पहला शेड्यूल बोलता है आपका यूनियन और उसकी
केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रीय प्रदेश मतलब राज्य और उसकी यूनियन एंड टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो आपका इंडिया होगा, इंडिया में कहाँ की स्टेट कैसी होंगी, यूटीज़ क्या होंगी, ये सारे का जिक्र कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में। दूसरा शेड्यूल बोलता है एमोल्यूमेंट्स है अलाउंसेस के बारे में, प्रिविलेज मिलेंगे मतलब वेतन भत्तों की बात करेगा। ठीक है, जैसे कि विभिन्न संवैधानिक पद जो हैं आपके पास, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उच्च न्यायपाल है, सारे इनके जो है भत्ते और विशेष अधिकार वेतन वगैरह कैसे दिया जाएगा। देखो यार, ये देखो अब अनुच्छेद देखो कितने सारे हैं इसमें। ठीक है, तो इन सारों को एक जगह यहाँ पे रख दिया क्योंकि कॉमन सा ना, ये कॉमन डिटेल है, इसको बार बार रिपीट ना हो, इसी शेड्यूल बनाया और शेड्यूल में एक साथ रख दिया कि अच्छा राष्ट्रपति के भत्तों के बारे में ना, और साथ में राज्यपाल हैं, न्यायाधीश हैं हमारे, उन सबके एक ही जगह रख देंगे भत्तों की जानकारी, ताकि अपेंडिक्स निकाला, ये सॉरी शेड्यूल निकाला और इसे देख लिया करके। थर्ड में क्या बात कर रहे हैं, थर्ड में कर रहे हैं हम सब ओथ के बारे में। ठीक है, अभी भूल जाओ तुमको मैं रटवा दूंगा ये। ठीक है, इसके बाद ट्रिक्स है उसको लगा कर रट्टे मार लेंगे इसको। उसका क्या तीसरा बोल रहा है शपथ के बारे में, मतलब ओथ लोगे तुम, तो तीसरी अनुसूची ओथ की बात करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात करती है। पांचवी अनुसूची बात करती है आपके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन किस तरह से होगा, इसकी बात करते हैं। छठा शेड्यूल जो अभी भी न्यूज़ में, इसमें छठे शेड्यूल में ना एक ट्रिक है, बाद में देखेंगे चलो। छठा शेड्यूल एटीएम में मनी नहीं है, ऐसा कुछ ट्रिक है। असम है इसमें, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों को किस तरह से गवर्न किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रहेगा ट्राइबल रीजन का। ठीक है, उसके बाद 7वीं अनुसूची बात करती है आपके फेडरल की, उसकी फेडरल लिस्ट है बेसिकली ना, सारे आपने क्या किया, अपने पावरों का विभाजन किया यहाँ पे 7वीं अनुसूची में। और उसके 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। 9वीं अनुसूची में पहला संशोधन से लाई गई, लैंड रिफॉर्म को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में आपने क्या किया, अपने एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया। 11वीं अनुसूची में आप लोग पंचायतों को रखा है, और 12वीं अनुसूची में आपने किसको रखा है, 12वीं अनुसूची में म्यूनसिपैलिटीज़ को रखा है। क्लियर है, अब देखो एक एक करके रट्टे मारो इनको। ये फेमस ट्रिक है, ट्रिक का नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्लियर है, अब 1 2 3 4 इसको लिख लेना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहली क्या बात कर रही थी, टी फॉर टीयर्स, टी फॉर टेरिटरी एंड स्टेट्स। दूसरे में एमोल्यूमेंट्स थे। ए से अफर्मेशन एंड ओथ्स, आर से राज्यसभा एंड की सीट के एलोकेशन, एस से शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरियाज, और ओ से अदर ट्राइबल एरिया। ये अदर ट्राइबल एरिया था छठे शेड्यूल में, और छठा शेड्यूल आजकल न्यूज़ में, पता ना तुमको, सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट के कारण लद्दाख जो है छठे शेड्यूल की 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है। तो आपको याद रखना छठे शेड्यूल में कुछ आपने ट्राइबल रीजन जो है कहाँ का, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ठीक है, ये 4 राज्यों को यहाँ पे छठे शेड्यूल में रखा हुआ है। तो एक याद कर लेना, इसमें ट्रिक है कि वह एटीएम जिसमें मनी नहीं है, क्या नहीं है, मनी नहीं है। क्योंकि देखो एमएम से 3 नाम है, कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट की, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ये याद रखना। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिज़ोरम है, लेकिन मनी नहीं है इसमें, मणिपुर नहीं है इसमें। ठीक है, मणिपुर के अलावा जो बच गए 2 एमएम से वो है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी देखो अरुणाचल नहीं है, ये असम है। ठीक है, ये भी हो सकता है कन्फ्यूज़ रहे हैं तुम यहाँ पे, जैसे मैं हो रहा हूँ। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ये 4 आते हैं किसमें, छठे शेड्यूल में, और लद्दाख भी इसमें डिमांड कर रहा है कि उसको यहाँ डाला जाए। क्लियर है, अब उसका आता है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके लोगों के, आपके सेंटर और स्टेट के जो लॉ बनाने के मैटर्स हैं, ठीक है जी, जो उनके कार्य करने के अधिकार क्षेत्र हैं, उनको आपने विभाजित किया। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल सेंटर जो है वो डिफेंस में कानून बनाता है। अब आप लोगों ने जब अग्निवीर, बेसिकली आप लोग ना जब भर्ती दोगे, तो आप डिफेंस में भर्ती दोगे तो उसको सेंटर कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी में एक चेंजेस लाया और उसको कहा गया अग्निवीर स्कीम। तो अग्निवीर स्कीम के ऊपर या डिफेंस के ऊपर, आर्मी के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंटर के पास। सिमिलर वैसे ही अगर स्टेट की बात करें तो पुलिस के अंदर जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस आती है आपकी, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं बेसिकली, तो वो कहाँ पे आएगा, वो स्टेट का लिस्ट है, स्टेट के अंदर आएगा। तो मतलब पुलिस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास, स्टेट के पास है। इसलिए जब आपने पुलिस की भर्ती देनी तो आप किसी स्टेट की भर्ती दोगे। क्लियर है, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, ठीक है जी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इस तरह के जो स्टेट्स हैं आप वहाँ की भर्ती दोगे। लेकिन उसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है बेसिकली इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिखे गए हैं जिन पे अधिकार दोनों बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग अपनी स्टेट के बोर्ड्स में पढ़े होंगे, ठीक है, एजुकेशन आपके कुछ लोग स्टेट के बोर्ड में पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने सीबीएसई से पढ़ाई की हुई होगी, ठीक है। उसी के साथ साथ हेल्थ पे भी दोनों कानून बना सकते हैं। आप लोग
आप लोगों ने, कुछ लोग आपके आसपास देखते होंगे तो आपके कुछ स्टेट के मेडिकल कॉलेज होंगे, कुछ लोगों ने एम्स में भी, ठीक है क्या, वो तो एम्स सेंटर, स्टेट मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट के अधीन। तो ये सारा बेसिकली आपने हेल्थ को भी एजुकेशन को भी कंकरेंट में रखा, जिसमें दोनों कानून बना सकेंगे। स्टेट में सिर्फ स्टेट का अधिकार है कि वो कानून बनाए, कंकरेंट में सिर्फ, सॉरी सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर का अधिकार है कि वो इसमें कानून बना सके, और इसी को बोलते हैं आप फेडरल लिस्ट, फेडरल स्ट्रक्चर, ताकि आपका मजबूत हो सके। क्लियर है जी। तो ये कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में बात की जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8वीं अनुसूची बात करती है ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली आपके संविधान में ओरिजिनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो करंटली कितनी है, 22। तो इसको भी देखेंगे अमेंडमेंट में जाकर के कि ये जो 8 ऐड हुई हैं बेसिकली ये कौन कौन सी हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में पूछा जाता है, 8वीं अनुसूची में होता है। 9वीं अनुसूची जो है ये बाद में ऐड की गई। अब इसके 8वीं के बाद ना, बाद में 9वीं जो है पहली बार ऐड की हुई अनुसूची है एक संविधान के बनने के बाद। लैंड रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो वर्ष 1951 में पहली बार लैंड रिफॉर्म के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया और इस अनुसूची को लाया गया। ठीक है जी। उसके बाद डी फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन बोले तो आपके बहुत से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी ना बदलने चुनाव करने के बाद, ठीक है, इसके लिए एक लॉ आता है, उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डी फॉर डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून। और दल बदल विरोधी कानून को आपने 10वीं अनुसूची में रखा है। इसको लाया था साल 1985 में। क्लियर है। और संशोधन किया था आपने 52वां। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपके पी फॉर पंचायत, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में आप पंचायत की बात करते हैं और 12वीं अनुसूची में आप म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया इनको डालने के लिए। आई होप आपको ये अनुसूचियाँ क्लियर होंगी, अनुसूचियों का मतलब क्लियर होगा। बाकी अगर तुमको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो इनको हम इलेबोरेटली डिस्कस भी करेंगे। जैसे डिफेक्शन मैंने तुमको यहाँ नहीं बताया होता। क्लियर है। इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से डिफेक्शन होती है। लैंड रिफॉर्म जो है इसको भी बाद में देखेंगे। अच्छा, लैंड रिफॉर्म बेसिकली ये था कि पहली अनुसूची जो डाली गई बाद में, 9वीं अनुसूची जिसको कहते हैं अब, वो डाला गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। अब सरकार जो थी वो लाना चाहती थी क्या, डेवलपमेंट वर्क कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने लैंड रिफॉर्म लाने थे। बड़े बड़े ज़मींदारों के पास बहुत बड़ी लैंड थी, उसको तोड़ करके, ठीक है, छोटे छोटे लैंडलेस लोगों को देनी थी जिनके पास ज़मीन नहीं थी। ठीक ही काम कर रही थी सरकार। लेकिन जब सरकार ये करने गई तो सरकार को ये दिक्कत आई कि लोगों ने क्या किया कि फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उस समय 1950 में। ठीक है। तो सरकार ने, जब भी सरकार ज़मीन लेगी तो लोग उठ करके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया। और सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल हिदायत दी है कि फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करनी है आपने। ये भी देखेंगे कौन सा आर्टिकल कहता है। ठीक है। तो लोगों के बीच ना टसल सी क्रिएट होगी स्टार्ट करना कि लोगों की ज़मीन लेनी, सरकार कुछ काम करना चाह रही, कर ही नहीं पा रही है। तो फिर क्या किया सरकार ने, ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए पहली अनुसूची रखी और इसको अनुसूची में ले करके रख दिया, ताकि, और साथ में ये भी लिख दिया कि हमने जो 9वीं अनुसूची में जो रखा गया है उसमें जो चेंजेस होंगे वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएंगे। ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है देखो, ये बाद में देखेंगे। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली उसको जुडिशरी जो है वो चेक नहीं करवाई, तो बचने के लिए सरकार यहाँ रखती थी कानून, इसके लिए लाया गया ये। अब धीरे धीरे करके इनको सबको देखेंगे। बस ये तुमने ट्रिक याद करनी है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टेरिटरी से लेकर के एक बार रट्टा मार लो बस इसको तुम। ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ तो ये 6ठी से लेकर के 6 कहाँ पे, यहाँ से फेडरल भी इंपॉर्टेंट है, 6ठी से लेकर के यहाँ तक ये सारी रट लेनी तुमने। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये भी रट लो, इसको भी याद कर लो। चलिए जी, ये लिखे तो थे मैंने पर पार्ट्स, वैसे तुमने रट्टे नहीं मारना इसको। ठीक है। ट्रिक टुक से याद नहीं करना, इनको अच्छे से पढ़ करके याद करो, वैसे ही ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। पर फिर भी ट्रिक है, तुम एक बार इसको पॉज करके एक बार देख लेना करके। ठीक है। तो आज की क्लास लंबी हो रही है, मैंने सोचा था बहुत छोटे में निपटा दूंगा लेकिन बहुत लंबी होगी। होपफुली तुमको ये चैप्टर क्लियर होगा। और देखो यार, बार बार रिवाइज़ किया करो चीज़ों का ना। जैसे आज पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर हो गया, ऑलमोस्ट तीसरा ये, तो आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहा करो ताकि चीज़ें लंबे समय के लिए याद रहें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, मस्त रहें। ठीक है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंजॉय करें, अपना भी ख्याल रखें और आसपास भी अपने लोगों का भी ख्याल रखें, जानवरों का, सबका बेसिकली ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग folks. See you in the next video. Bye bye.